नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन सिंह, सह आचार्य लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय सरदार शहर, आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। आज का अपना इस YouTube चैनल में आज का जो विषय है वो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, जो कि BA पार्ट 2 के फर्स्ट पेपर में पढ़ाया जाता है। उसी पर आज का ये मेरा डिस्कशन होगा, इस पर लेक्चर होगा। तो जैसे कि हम इसके नाम से ही जानते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य क्या है? जैसा कि नाम से विदित होता है कि ऐसा राज्य जो कि लोक कल्याण के लिए ही अपनी समस्त गतिविधियों का संचालन करता है। अब्राहम ने कहा है कि लोक कल्याणकारी राज्य वह समुदाय है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के समान वितरण के उद्देश्य से करता है। अर्थात राज्य के द्वारा जो भी आय प्राप्त की जाती है उसका समान वितरण जनता के मध्य किया जाए। इसका अभिप्राय ये होता है कि जो भी सरकार के द्वारा कार्य एवं गतिविधियां संपन्न की जाती हैं वो उस पर अधिकार समस्त जनता का है और जनता के लिए समानता के आधार पर सभी सुविधाएं प्राप्त होनी चाहिए। ये अब्राहम का विचार है। अरस्तु ने भी ये कहा है कि राज्य जीवन के लिए अस्तित्व में आया और सद जीवन के लिए अस्तित्व में बना हुआ है। अर्थात राज्य की जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो इसलिए की गई हैं कि एक व्यक्ति को ऐसी सुरक्षा एवं संरक्षा प्रदान की जाए कि वो अपना विकास कर सके, उसे ऐसा पर्यावरण उपलब्ध करवाया जाए जिसमें कि वो अपना चहुमुखी विकास कर सके। तो आज के इस जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात मैं कह रही हूँ, तो इसके उदय के कारण क्या क्या रहे हैं उस पर मैं थोड़ा सा बिंदुवार बताने का प्रयास करूंगी। जैसे कि पहले है कि व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया है। ये जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आई, वो जो इससे पहले विचारधारा आई थी जिसे कि अहस्तक्षेपवादी राज्य कहा जाता है, उसके विपरीत आई है, उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया है। क्योंकि हस्तक्षेपवादी राज्य में ये कहा जाता था कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, वो अपना विकास स्वयं कर लेगा। लेकिन लोक कल्याणकारी राज्य ने कहा कि नहीं, सभी व्यक्ति अपना कार्य स्वयं करने में सक्षम नहीं होते। अपना पूर्ण विकास करने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, कुछ अनिवार्यताएं होती हैं, कुछ पर्यावरण का योगदान होता है। और अगर वो योगदान और सहयोग नहीं होगा तो एक व्यक्ति अपनी मन वांछित विकास करने में सक्षम नहीं हो सकेगा। इसलिए हम कहते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य जो आया वो हस्तक्षेपवादी राज्य विचारधारा, अथवा हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया है जो लोक कल्याणकारी राज्य आया। दूसरा कारण हम ये बता सकते हैं लोक कल्याणकारी राज्य के उदय के कि लोकतांत्रिक समाजवाद की धारणा का चलन। एक समय है जिसमें सभी देश, विश्व के सभी देश अपने आप को लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था होने का दम भर रहे थे कि हम भी लोकतांत्रिक देश हैं, हम समाजवादी देश हैं, हम अपने नागरिकों के मध्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हैं। तो इसलिए ये भी एक कारण था कि चलन था। कहते हैं एक ट्रेंड चलता है किसी समय में भी कि क्या संशोधन हो रहा है, क्या प्रोग्रेस हो रहा है, तो वो सभी विश्व के पटल पर जो भी देश होते हैं वो सभी अपने यहाँ अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं करना चाहते हैं। तो ऐसे में भी जब व्यक्तिवाद था तो उसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया जो आई है लोक कल्याणकारी राज्य, उसे सब ने अपनाने का प्रयास किया। और तीसरे में कह सकते हैं कि इसलिए भी लोक कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ कि इसमें निम्न वर्ग को भी आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया गया। निम्न तबके को भी ऊपर उठाने का इस कल्याणकारी राज्य के द्वारा प्रयास किया गया, इसलिए भी इसको जनता का सहयोग इसको प्राप्त हुआ। अब इसके लक्षण क्या हैं लोक कल्याणकारी राज्य के, तो उसे भी मैं बिंदुवार बताऊंगी। जैसे पहले बिंदु में ले सकती हूँ कि लोकतंत्रीय शासन, कि जो भी लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं उसमें सामान्यतः लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की जाती है, जिसमें जनता के द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्थाएं होती हैं और उनके जनता के लिए ही समस्त क्रियाएं जनता के इर्द गिर्द ही घूमती हैं।
इर्द गिर्द घूमती है। इसका तात्पर्य यह है कि जनता ही अपने निर्वाचन के द्वारा प्रतिनिधियों को चयन करती है, प्रतिनिधि शासन संचालित करते हैं और वहाँ पे एक स्थान पर बैठते हैं, जनता के लिए नीतियों का निर्धारण करते हैं, उन नीतियों का प्रशासन के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जनता, इसका जो लक्षण होता है लोक कल्याणकारी राज्य का, वो लोकतांत्रिक होता है। दूसरा लक्षण बता सकते हैं कि सामाजिक न्याय की भावना से लोक कल्याणकारी राज्य स्थापित किए जाते हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि जो भी राज्य हैं, देश है, उसमें विभिन्न व्यक्तियों को समानता के आधार पर न्याय प्रदान किया जाए। न्यायिक व्यवस्था ऐसी हो जिसमें कि समाज का उच्च वर्ग और समाज का निम्न वर्ग दोनों समान हो। अगर एक समान अपराध के लिए उनको एक समान रूप से उनके लिए दंड की व्यवस्था होती है। इसमें समाज का ऊंच नीच मध्यम इन सबका किसी भी उच्च जाति वर्ग आय वर्ग इन सबका किसी भी प्रकार का भेद नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बताते हैं कि सामाजिक सुरक्षा, लोक कल्याणकारी राज्य जो भी होते हैं उसमें सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। जो एक व्यक्ति होता है वो शांति के साथ अपने विकास के लिए कार्य करता है, अपना अध्ययन करता है, अपने विकास के विभिन्न चरणों को पूरा जीवन तय करता रहता है, अपने निर्धारित लक्ष्यों को अपने हिसाब से प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसे राज्य के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। जब एक व्यक्ति सुरक्षित अनुभव करता है तभी वो अपना मनचाहा विकास कर सकता है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा की भावना भी देखने में मिलती है लोक कल्याणकारी राज्य में। और अगला लक्षण मैं बता सकती हूं कि न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी। न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी क्या होती है? वो होती है जैसे एक व्यक्ति को खाने के लिए भोजन चाहिए, उसको तन ढकने के लिए वस्त्र चाहिए और सिर को छुपाने के लिए उसे एक आसरा चाहिए, एक ठिकाना चाहिए, घर चाहिए। तो ये जो न्यूनतम आवश्यकताएं होती हैं वो सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाने का प्रयास किया जाता है लोक कल्याणकारी राज्य में। उसमें देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति भूखा न मरे, कोई भी व्यक्ति बिना वस्त्र का ना हो, कोई ऐसा ना हो जिसके ऊपर जिसके पास आसरा ना हो। इन सब की व्यवस्था करने का जो दायित्व होता है वो लोक कल्याणकारी राज्य का ही होता है। और अगली विशेषता होती है लोक कल्याणकारी राज्य की, समाज सेवी राज्य होता है। समाज के लिए विभिन्न प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराता है, जैसे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, किसी के पास चिकित्सा सेवा उपलब्ध करवाना, शिक्षा की व्यवस्था करवाना। हम देखते हैं शिक्षा के लिए प्राइमरी लेवल से लेकर के पूरा हायर एजुकेशन तक सरकार के द्वारा संस्थाएं स्थापित की जाती हैं। उनमें ऐसे तबके जिनके पास के फीस के लिए पैसे नहीं है, पुस्तकों के लिए पैसे नहीं है, फिर भी उनके लिए सरकार के द्वारा शिक्षा व्यवस्था की जाती है। समाज के लिए ऐसे व्यक्ति जिनके पास खाने के लिए रोटी नहीं, उनको रोटी मुहैया करवाने का भी कार्य सरकार द्वारा किया जाता है। तो चिकित्सा हो गया, शिक्षा हो गया, आवास हो गया, इस तरह की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उन सभी की पूर्ति सरकार के द्वारा की जाती है। रोजगार उपलब्ध करवाया जाता है जिससे कि व्यक्ति रोजगार करके अपने श्रम से अपने जीवन स्तर को ऊंचा भी उठा सके। इस तरह समाज सेवा से संबंधित बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। और नेक्स्ट जो बताया कि आर्थिक नियंत्रण की व्यवस्था सरकार के द्वारा, जो लोक कल्याणकारी राज्य होते हैं उसमें नियंत्रण, जो आर्थिक रूप से नियंत्रण की व्यवस्था विभिन्न करों के माध्यम से निर्धारित की जाती है। सरकार जो ज्यादा आय प्राप्त व्यक्ति हैं उनसे करों के माध्यम से धनराशि प्राप्त करती है और उस प्राप्त धनराशि से जनसेवा से संबंधित कार्यों को करती है। तो और अगला जो मैं इसमें बता सकती हूँ कि क्या लक्षण पाए जाते हैं कि व्यक्तिवाद तथा समाजवाद का मध्य मार्ग। लोक कल्याणकारी राज्य एक ऐसा राज्य में है जिसमें न तो ये हस्तक्षेपवादी राज्य जिसमें माना जाता है कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो, वो अपना विकास स्वयं कर लेगा, उसको किसी भी प्रकार से उसके जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक तो ये, और दूसरी तरफ जो समाजवादी राज्य है उसमें कहते हैं कि सभी को अवसर की समानता दी जाएगी और आय के साधनों पर सबका समान वितरण किया जाएगा। तो समान वितरण किया जाएगा, इसका तात्पर्य ये कि जो भी आय प्राप्त होगी, चाहे वो छोटा है, चाहे बड़ा है, चाहे उच्च पदों के उत्तरदायित्व को निर्वहन कर रहा है, चाहे निम्न पद के उत्तरदायित्व को निर्वहन कर रहा है, उसमें आय का जो है समान वितरण किया जाएगा। तो उन दोनों के बीच की स्थिति है लोक कल्याणकारी राज्य, जिसमें एक समान कार्य के लिए समान वेतन है, लेकिन आय के साधनों पर सभी का समान वितरण नहीं है।
जिसमें जैसी योग्यता, दक्षता और जिस प्रकार के उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहा है उसके अनुसार आय के साधनों का विभाजन किया जाता है, वितरण किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाद और समाजवाद दोनों के बीच का एक मध्यम मार्ग है लोक कल्याणकारी राज्य। अब यहाँ पे कुछ हम ऐसे बिंदुओं का भी वर्णन करना चाहेंगे जो कि हम ये कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य के कार्य क्या क्या है। तो लोक कल्याणकारी राज्य एक तो समाज में सुधार से संबंधित कार्य करता है। जैसे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, दहेज प्रथा है और विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना है और दहेज प्रथा को बंद करना है, मृत्यु भोज को बंद करना है और इस तरह की कई समाज में जो गतिविधियां पाई जाती हैं उनको समाप्त करके, और जैसे बालिकाओं को पहले ये देखा जाता है कि पहले उनको शिक्षा के लिए इतना ज्यादा जागरूकता नहीं थी। बालिकाओं के लिए कहा जाता था कि अरे उन्हें तो दूसरे घर जाना है, ठीक है, अगला कमाएगा और खिलाएगा। लेकिन इन सब व्यवस्थाओं को बदलने का कार्य जो है इस कल्याणकारी राज्य के द्वारा किया जाता है। दूसरा जो कार्य किया जाता है कल्याणकारी राज्य द्वारा वो है श्रम का नियमन। श्रम का नियमन अर्थात कि जो श्रम, जिस प्रकार से एक व्यक्ति जिस प्रकार का श्रम कर रहा है उसके हिसाब से ही उसको वेतन प्रदान किया जाना, उसके आधार पर ही उनको सुविधाएं प्रदान किया जाना। और नेक्स्ट हम ये कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य कृषि, उद्योग और व्यापार का भी नियमन करती है, जिससे कि सभी अपना व्यवसाय और कृषि निरंतर रूप से, अबाध रूप से संचालित करते रहें। उनके लिए जो अनिवार्यताएं होती हैं, जो सहयोग की आवश्यकता होती है, वो सहयोग राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है। जैसे कृषि से संबंधित बीज, खाद और उसके कृषि उपकरण खरीदने के लिए सरकार के द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। और जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायी होते हैं उनके व्यवसाय की स्थापना करने के लिए उनको आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है। और इसके अलावा हम ये कह सकते हैं जो कल्याणकारी राज्य के द्वारा किया जाता है, जैसे शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। एक प्राइमरी लेवल से लेकर के उच्च तकनीकी शिक्षा या जो भी सामान्य शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा है, उन सब के लिए विभिन्न प्रकार की सुविधाएं कल्याणकारी राज्य के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती हैं, जिससे अपनी योग्यता और दक्षता के आधार पर नागरिक उन सुविधाओं का लाभ उठा सकें। और एक अगला जो कार्य आता है वो है नैतिक उन्नति के साधनों का विकास करना, स्वास्थ्य की रक्षा से संबंधित कार्य करना, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। ये सभी कार्य एक लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो वर्तमान समय में हम ऐसे ही राज्य में निवास कर रहे हैं जो कि व्यक्तिवादी राज्य और समाजवादी राज्य के बीच की अवधारणा है। और ये कल्याणकारी राज्य हमारे लिए अधिकतम संभव विभिन्न विषयों से संबंधित हमें सुविधाएं और वो पर्यावरण उपलब्ध करवाता है, जिसमें कि हम अपना संपूर्ण विकास कर सकें, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।